बट ये जो आर्गुमेंट है ना ही ये कांग्रेस ने सुना, ना ब्रिटिशर ने सुना और ना ही जिन्ना ने सुना। तो जाते जाते भी वो अपने मन की ही करके चलेंगे। अब इस लिमिटेड नॉलेज के साथ हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैडक्लिफ क्या करेंगे। तो पंजाब का जो वायलेंस है वो नेक्स्ट लेवल स्केल कर रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं होगा पार्टीशन। यहाँ पे जो हिंदू हैं वो मर्चेंट हैं, मनी लेंडर्स हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट मास माइग्रेशन एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री। शहादत जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में। हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में। मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर। ऐ माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हेलो दोस्तों और स्वागत है आपके सीरीज में विच इज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहानी शुरू करेंगे आजादी से। आजादी के मायने हमारे लिए क्या है ये हमसे ज्यादा कौन ही जानता है। पिछले 200 सालों से हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, इंपीरियल रूल झेल रहे थे, ये सब्जुगेशन झेल रहे थे और फाइनली 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया या वो सुबह आई जब हमने आजादी को देखा। पर फैज अहमद फैज साहब कहते हैं कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। कहीं ना कहीं ये आजादी क्या वाकई खुशी लेकर आई है? तो एक तरफ इस बात की बहुत खुशी है कि हमें अंग्रेजों से निजात मिल गई है, बट दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमें चैलेंज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये सवालिया निशान है कि क्या ये जो हमारा पॉलिटिकल ऑर्डर है, क्या ये वाकई इस आज़ादी को लेकर एक मुकम्मल देश बना पाएगा? क्या ये सोसाइटी वाकई इस आज़ादी की मीनिंग को समझेगी और एक सशक्त सोसाइटी के रूप में उभर कर आएगी? तो 15 अगस्त 1947 की सुबह जहां हमें थोड़ी खुशी भी दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे सवालों का हमें जवाब भी देना है। तो डेट मुकर्रर हुई 15 अगस्त 1947। अंग्रेजों का कहीं ना कहीं पीछे लॉजिक ये था कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, तो उनके लिए बहुत ही शुभ दिन। बट कहीं ना कहीं हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो मानते थे कि शुभ दिन नहीं है। और उससे भी जरूरी बात यह है कि 1930 से ही 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हुए आए हैं एज एन इंडिपेंडेंस डे, एज अ स्वतंत्रता दिवस। और कहीं ना कहीं हमारा मन था कि 26 जनवरी अगर चुना जाए तो बेटर होगा। साथ ही साथ हमें थोड़ा समय भी मिल जाता चीजों को सही करने का, लोगों को साथ में जोड़ने का, और शायद इतने दंगे जो इसके बाद होने वाले हैं वो शायद ना होते। बट जैसा कि अंग्रेजों की ही चलनी थी तो जाते जाते भी वो अपने मन की ही करके चले गए। 14 अगस्त 1947, इसीलिए 14 अगस्त 1947 को ही रात में मीटिंग बुलाई गई, प्रिसाइडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शुरुआत होती है पहले वंदे मातरम से और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखा जाता है उन सारे शहीदों के लिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान दी थी। उसके बाद कुछ फेमस स्पीचेस होती हैं, जिससे पहली स्पीच है चौधरी खलीक उस्मान द्वारा फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। दूसरी स्पीच है बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। And then comes the most famous speech by Pandit Jawaharlal Nehru. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज भी जब हम ये नेहरू जी के शब्द सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम फील कर सकते हैं कि उस समय क्या माहौल रहा होगा, उस समय क्या जज्बात रहे होंगे। ये जो माहौल है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर ही लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार नेहरू जी को देखने को मिल जाए, एक बार नेहरू जी भी हमारे साथ यहाँ पे मिल जाए। और हर जगह, इंडिया में हर जगह ही सेलिब्रेशन का माहौल है। दिल्ली में ही कुछ नहीं तो 300 से ज्यादा फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज का आयोजन हो रहा है। बॉम्बे के मेयर ने एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया है ताजमहल होटल में। साथ ही साथ बनारस के मंदिर में एक झंडा फहराया जा रहा है, वो भी एक मुस्लिम के द्वारा। साथ ही साथ कलकत्ता में आप देखेंगे तो बिल्डिंग्स में, घरों में, साइकिल पे, कार्स पे आप हर जगह झंडे पाएंगे। और कलकत्ता में ही है इस समय गांधी जी। गांधी जी से पूछा जाएगा कोई मैसेज है, गांधी जी से ये भी पूछा जाएगा कि हाँ ये सेलिब्रेशन किस तरह का होना चाहिए। तो गांधी जी का मानना है कि सेलिब्रेशन किस बात का? भाई अभी जो माहौल है, दंगों का माहौल है, हर जगह लोग परेशान हैं, पार्टीशन होने वाला है, तो ये आज़ादी की खुशी मनाने का माहौल नहीं है। और यहाँ पे किस तरह का इंडिपेंडेंस
सेलिब्रेशन पॉसिबल। कि गांधी जी समझ रहे हैं कि हाँ, ये सिर्फ आज़ादी की खुशी नहीं है, साथ ही साथ ही जो बंटवारा हो रहा है कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा जख्म है और बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। 15 अगस्त 1947 को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे पहले गवर्नर जनरल बनेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। साथ ही साथ हमारे पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू और उसके साथ साथ उनके पास और भी चार्जेस हैं, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशनशिप, साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ उनके पास होम अफेयर्स है, स्टेट्स हैं और साथ ही साथ जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, जॉन मथई जी के पास है रेलवेज, सरदार बलदेव सिंह जी के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है। बट यहां पर कैबिनेट में आपको सिर्फ कांग्रेस के मिनिस्टर्स नहीं दिखाई देंगे। गांधी जी ने नेहरू से कहा है कि आजादी कांग्रेस को नहीं मिली है, आजादी इंडिया को मिली है। एंड दैट इज द रीजन कि कैबिनेट में वो सारे उम्दा लोग जो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं वो कैबिनेट में सम्मिलित होने चाहिए। एंड यही रीजन है कि हम देखेंगे के शनमुखम चेट्टी जी को ऐड किया जाएगा फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। साथ ही साथ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के लिए लाया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के लिए ऐड किया जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एक इंक्लूसिव कैबिनेट क्रिएट हो रही है और वो सरकार रेडी है जिसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और अब इस सरकार का पहला दायित्व है कि इन चैलेंजेस को वो हैंडल करे। कुछ तो एकदम ही इमीडिएट चैलेंजेस हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, जैसे कि पार्टीशन, जैसे कि जो कम्युनल रायट्स जुड़े हुए हैं इस पार्टीशन के साथ, उनको हैंडल करना, बंगाल को हैंडल करना, पंजाब को हैंडल करना, दिल्ली को हैंडल करना। इसके साथ साथ आज़ादी सिर्फ भारत को नहीं मिली है, साथ में साथ 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं जो कि आज़ाद होना चाह रहे हैं, उनको भी इंटीग्रेट करना है। पाकिस्तान से कुछ नहीं तो 60 लाख रिफ्यूजीज आएंगे जिनका रिहैबिलिटेशन करना होगा। साथ ही साथ ये जो मुस्लिम्स आ रहे हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, भारत में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, प्लस इंश्योर करना है कि पाकिस्तान से कोई झड़प ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए। एंड देन कुछ मिड टर्म चैलेंजेस भी हैं, जैसे संविधान को रेडी करना है, पॉलिटिकल ऑर्डर स्टैब्लिश करना है, इलेक्शंस की तैयारी करनी है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बहुत दिनों से वेटिंग है और उसको सॉल्व करना है, और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस जैसे कि नेशनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और गरीबी हटाना। ये सारे चैलेंजेस अब भारत सरकार के सामने हैं और एक एक करके इनको हैंडल करना होगा। बट जो सबसे जरूरी मुद्दा है, सबसे ज्यादा बर्निंग इशू है, वो है पार्टीशन। तो आइए समझते हैं ये पार्टीशन क्या है और किस तरीके से हमने इसको संभाला। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। माँ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। रैडक्लिफ बाउंड्री अवार्ड एंड द कम्युनल राइट्स। आइए समझते हैं कि ये मुद्दा किस तरीके से संगीन हो गया और क्या क्या प्रॉब्लम हमने फेस करी इस पार्टीशन में। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में कि हाँ, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, 15 अगस्त 1947 तक कैसे पहुंचे। उस समय ब्रिटेन में सरकार थी क्लेमेंट एटली की, विच इज लेबर गवर्नमेंट, और 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली अनाउंस करते हैं कि इंडिया की आज़ादी की जो तारीख होगी वो होगी 30 जून 1948। यहाँ पे कहीं ना कहीं पहली बार हमको आज़ादी की डेट सुनाई देती है और हमको ये रियलाइज होता है कि क्लेमेंट एटली काफ़ी सीरियस हैं और इस बार मजाक नहीं है, सही में आज़ादी आने वाली है। हमारे लीडर्स में भी, इंडियन लीडर्स में भी काफ़ी सीरियसनेस आ जाती है और इस बात को बहुत ही संजीदगी से लिया जाता है कि हाँ, अब हमें जल्द से जल्द किसी नतीजे तक पहुंचना होगा कि आज़ादी किस तरीके की होने वाली है। साथ ही साथ क्लेमेंट एटली यहाँ पे लॉर्ड वेवल जो कि पुराने गवर्नर जनरल थे उनको रिप्लेस कर देते हैं लॉर्ड माउंटबेटन से, जिनको ऑन द स्पॉट बहुत सारी पावर दी गई है और जिनका एक मकसद है इंडिया आने का कि यहाँ पर आज़ादी दे दी जाए। किस तरह से दी जाए, क्या क्या प्रोविजन होने चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन के कंधों पर है। लॉर्ड माउंटबेटन आएंगे भी, गांधी जी से मिलेंगे, बाकी के लीडर से मिलेंगे और उन्हें रियलाइज होगा कि हाँ, एक आज़ाद संपूर्ण भारत या अखंड भारत संभव नहीं है और जल्द ही वो इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि हमें भारत का विभाजन करना होगा और पार्टीशन करना होगा। एंड 3 जून 1947 को वो रेडियो पर इसका अनाउंसमेंट भी कर देंगे कि हम पार्टीशन करने वाले हैं। दिस इज जून 3 प्लान। My first course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the Cabinet Mission Plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. अब इस अनाउंसमेंट में उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि आज़ादी कब होने वाली है,
बट अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये डेट भी अनाउंस कर देंगे कि जून 1948 नहीं बल्कि अगस्त में ही, मिड अगस्त 1947 में ही हम आपको आजादी दे देंगे। अब ये बात थी जून की, तो टेक्निकली यहां से 2 से ढाई महीना ही रह रहा है आजादी में, और इतना बड़ा टास्क है कि भारत का विभाजन करना है। इन दोनों जो हम पार्ट निकालने वाले हैं भारत से, उन बाउंड्रीज का डिसीजन लेना है कि हाँ किस तरीके से बाउंड्रीज खींची जाएगी। फिलहाल बाउंड्रीज का काम दिया जाएगा सर साइरल रैडक्लिफ को, और जल्द ही बाय जुलाई 18 ब्रिटिश पार्लियामेंट भी इसके ऊपर मोहर लगा देगी और बनेगा ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है, ये बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है, जिसमें से एक ही बात करता है कि बाउंड्री का सेटलमेंट होगा। दूसरा, जो भी रिसोर्सेज है इंडिया के, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, और चाहे वो हमारी आर्मी हो, इन तीनों चीजों को विभाजित किया जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो पार्टीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर हम पार्टीशन प्लान को समझें, तो पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली 2 मीटिंग से मिलेगी। एक मीटिंग में जो मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुप है वो लीडर्स वोट करेंगे, और दूसरे बाकी के जो लीडर्स हैं वो वोट करेंगे। सेम यही मुद्दा, यही तरीका हमें देखने को मिलेगा बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में। वो भी 2 मीटिंग से मिलेंगे, एक में मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर्स और दूसरी मीटिंग में बाकी के लीडर्स, और ये सारे लोग इंडिविजुअली सिंपल मेजॉरिटी से वोट करेंगे कि उन्हें पार्टीशन ऑफ इंडिया चाहिए कि नहीं, और यहां से जवाब आएगा हाँ। तो यहां पे ये बात एकदम तय हो जाएगी कि अब हमें पार्टीशन ही चाहिए। अब जिस तरीके से पार्टीशन प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें दिखाई देगा कि पंजाब का विभाजन होना है और बंगाल का विभाजन होना है। आइए दोनों का जायजा लेते हैं, थोड़ा समझते हैं कि हाँ टेक्निकली ये क्या हो रहा है। पंजाब को बांटा जाएगा 2 पार्ट में, एक होगा ईस्टर्न पार्ट, एक होगा वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट अगर हम देखें तो कुछ नहीं तो 37,000 स्क्वायर माइल्स का ये एरिया है, जिसमें 12.6 मिलियन लोग रह रहे होंगे, जिसमें से अभी भी पार्टीशन के बाद भी टेक्निकली ये इंडिया का पार्ट है, इसमें 4.37 मिलियन अभी भी मुस्लिम्स होंगे आफ्टर पार्टीशन। सिमिलरली अगर हम वेस्टर्न पंजाब की साइड अगर हम देखें तो कुछ 62,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया है, जिसमें 15.7 मिलियन लोग रह रहे होंगे, और जिसमें 11.85 मिलियन तो मुस्लिम्स हैं, बट बाकी के लोग अभी भी दूसरी कम्युनिटी सिख या फिर हिंदू हैं। दूसरी तरफ चलते हैं बंगाल साइड अगर हम देखें तो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा ईस्टर्न बंगाल, जो लगभग 49,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया है। 39 मिलियन लोग लगभग यहाँ पे रह रहे होंगे, जिसमें 27.7 मिलियन मुस्लिम्स हैं, बट बाकी के जो लोग हैं वो हिंदू कम्युनिटी या किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। सिमिलरली वेस्ट बंगाल साइड, ये जो वेस्टर्न पार्ट है बंगाल का, वो इंडिया में आएगा, जिसका एरिया 28,000 स्क्वायर माइल्स के आसपास है, जिसमें लगभग 21 मिलियन लोग रह रहे हैं, जिसमें 5.3 मिलियन अभी भी मुस्लिम हैं आफ्टर पार्टीशन। तो यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया में पार्टीशन के बाद भी कुछ 42 मिलियन मुस्लिम्स रह जाएंगे, और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान में देखें तो 20 मिलियन नॉन मुस्लिम्स रह जाएंगे। तो पार्टीशन समझो ऐसा नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान सारे मुस्लिम्स चले गए और इंडिया में सिर्फ हिंदू रह गए, नहीं। इंडिया इज नोन एज अ लैंड ऑफ वेरियस कल्चर्स। फिलहाल बात करते हैं बाउंड्री कमीशन का कि हाँ ये बाउंड्री किस तरह से स्टैब्लिश हो रही है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बाउंड्री कमीशन की जो जिम्मेदारी दी गई है सर साइरल रैडक्लिफ को, जो कि बेसिकली एक लॉयर है। वो यहाँ पे हेड करेंगे 2 बाउंड्री कमीशन को। तो एक तरफ पंजाब के विभाजन के लिए पंजाब कमीशन बनाया गया है, जिसमें है जस्टिस मेहरचंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी को, और वहीं दूसरी तरफ है जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को। सिमिलरली बंगाल साइड जो कमीशन है, यहाँ पे भी हमें दिखाई देगा कि जस्टिस सीसी बिस्वास, जस्टिस बीके मुखर्जी और जस्टिस अबू सलेह अकरम, जस्टिस एस.ए. रहमान। तो लास्ट के जो 2 लोग हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, और बाकी दोनों हिंदू जजेस हैं। और यहाँ पे ओवरऑल इंश्योर किया गया है कि कमीशन में थोड़ी सी न्यूट्रलिटी हो। दोनों ही कमीशन को हेड करेंगे सर साइरल रैडक्लिफ। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि सर साइरल रैडक्लिफ पेरिस के साइड कभी आए नहीं, एशिया की उनको कोई बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं। अब इस लिमिटेड नॉलेज के साथ हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैडक्लिफ क्या करेंगे। प्लस ये इंडिया पहुंच रहे हैं जुलाई 1947 में, यानी ओवरऑल इनको जो टाइम मिलेगा वो 5 से 6 हफ्ते के बीच मिलेगा, इससे ज्यादा इनके पास समय भी नहीं है। प्लस इनकी मदद के लिए दिए गए हैं इनको मैप जो कि आउट ऑफ डेट है, प्लस जो सेंसस डेटा है वो भी फॉल्टी है। तो ये जो भी स्टैटिस्टिक्स उनके पास है ये कहीं से भी उनकी मदद कर नहीं रही है। प्लस इनको बहुत सारी चीजें कंसिडर भी करनी है, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस डेमोग्राफी की, हाँ भाई मैक्सिमम मुस्लिम्स जो है वो पाकिस्तान जा सके, जो ये चाहते हैं कि हाँ पाकिस्तान में जाना है उन्हें।
प्लस जो रिवर्स हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि हाँ दोनों तरफ रिवर्स ठीक बटे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का ठीक बंटवारा हो, प्लस इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी हो सके, कम्युनिकेशन लाइंस की रेल और रोड का सही बंटवारा हो सके, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर कोई कैनाल है तो उसका फायदा दोनों तरफ अगर मिल जाए तो बेस्ट हो सकेगा। तो पंजाब में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक और डिमांड है, जो सिखों की जो होली श्राइन्स है वो चाहते हैं कि वो सारी होली श्राइन्स ईस्ट पंजाब में आ जाए। तो अब हम 5 हफ्ते में क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट सर साइरल रैडक्लिफ कहते भी हैं कि हाँ भाई इस पूरे विभाजन के बाद कुछ नहीं तो 80 मिलियन लोग मुझे ढूंढेंगे। राइट, और अच्छा होगा कि हाँ ये लोग मुझे कभी ढूंढ ना पाए। फिलहाल ये रिपोर्ट जो है 9 अगस्त तक रेडी हो जाएगा, 12 अगस्त तक ये फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट हो जाएगी। माउंटबेटन जो अब तक जल्दबाजी कर रहे थे कि हाँ जल्दी बनाइए, जल्दी बाउंड्री बनाइए, बाउंड्री की रिपोर्ट मिलने के बाद माउंटबेटन का कहीं ना कहीं मूड चेंज हो गया है। इनको लग रहा है कि अगर 12 तारीख को ही हमने ये अनाउंस कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा दंगे भड़क उठे और आजादी देने के पहले ही दंगे भड़क उठे और ये सारी जिम्मेदारी ब्रिटेन के ऊपर आ जाए। तो इसीलिए वो यहां पर अनाउंस नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे 15 अगस्त का, और 15 अगस्त के बाद 2 दिन बाद 17 तारीख को अनाउंसमेंट करेंगे बाउंड्री कमीशन का। तो ये जो रूमर्स और ये जो केओस क्रिएट हो रहा है, इससे जो वायलेंस हुआ, जो कम्युनल राइट हुआ इंडिया में, आइए इसको एस्टैब्लिश करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये कम्युनल राइट शुरू हुए और कहां तक ये कम्युनल राइट्स गए, ओवरऑल जो है इसकी हिस्ट्री क्या रही। तो कम्युनल राइट्स की शुरुआत एक्चुअली कैलकाटा से होती है अगस्त 1946 में, जब मुस्लिम लीग ये डिक्लेयर करती है कि हाँ वी विल गो फॉर डायरेक्ट एक्शन। जब जिन्ना को डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं मिल रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से उसे पाकिस्तान नहीं मिल रहा था, तो उसे रिजॉर्ट करना पड़ा डायरेक्ट एक्शन पे वायलेंस पे। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और उनको लगा कि हम बहुत आसानी से राइट्स क्रिएट कर सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे कर सकते हैं बंगाल में। कैलकाटा की जो कहानी थी वो धीरे धीरे बंगाल में फैलने लगी, बहुत सारे सेंटर्स बने वायलेंस के, जैसे कि नौखली। बंगाल के बाद हमको यही वायलेंस देखने को मिला बिहार में, जहां बंगाल में मुस्लिम लीग इस वायलेंस को लीड कर रही थी अगेंस्ट हिंदू कम्युनिटी, वहीं बिहार में हिंदू कम्युनिटी वर्सेस मुस्लिम कम्युनिटी हो गया। धीरे धीरे ये फैल के यूपी की तरफ पहुंच गया और जनवरी 1947 तक आते आते ये जो वायलेंस है ये पहुंच गया पंजाब। और पंजाब में एक बार जब वायलेंस शुरू हुआ तो ये दिन पर दिन इसकी स्केल बढ़ती ही गई, हैवानियत दर से बदतर होती चली गई पंजाब में। अगर हम आंकड़ों की माने तो नवंबर 1946 तक कुछ 5000 डेथ हुई थी, वहीं नवंबर से मई के बीच में, मई 1947 के बीच में कुछ नहीं तो 4000 जाने गई हैं, जिसमें 3000 जाने पंजाब में ही गई हैं। तो पंजाब का जो वायलेंस है वो नेक्स्ट लेवल स्केल कर रहा है। नाउ बिफोर वी गो अहेड, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि कैलकाटा या फिर बंगाल में जो सिनेरियो है और जो पंजाब में सिनेरियो है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। समझते हैं इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं कि किस तरीके का माहौल है बंगाल में और किस तरीके का माहौल है पंजाब में। तो पहले बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में वायलेंस जो था वो पिछले 10 सालों से ऑलरेडी चालू हो चुका था। प्लस यहाँ पे जो मिडिल क्लास हिंदू हैं, जो हिंदू प्रोफेशनल हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो जमींदार हैं, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड थे पार्टीशन में। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर हम ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल अगर माइग्रेट कर जाएं, देन हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, और उन्होंने ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन पहले से ही चालू हो गया था फ्रॉम द ईस्टर्न बंगाल टू द वेस्टर्न बंगाल। राइट, एंड दैट इज द रीजन यू कैन से कि हाँ थोड़ा सा माइंड मेकअप पहले से ही है पार्टीशन को लेके कि ऐसा होने ही वाला है। कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस भी है कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन एक बार हो चुका था और उन्हें पता है कि हाँ सारी जद्दोजहद करने के बाद भी वो पार्टीशन होके रहा था। तो ये उम्मीद करना कि पार्टीशन नहीं होगा और इस विशफुल थिंकिंग में रहना कि सब ठीक हो जाएगा, शायद प्रोएक्टिवली उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि लेट्स माइग्रेट टू द वेस्टर्न बंगाल। इसलिए शायद कि हाँ बिकॉज ऑफ माइंड मेकअप बंगाल में वायलेंस कम होने वाला था। साथ ही साथ एक और बात बहुत मायने रखती है कि बंगाल के पास गांधी जी हैं। अब ये गांधी जी बंगाल कैसे पहुंचे ये थोड़ा आगे हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में सिनेरियो काफी डिफरेंट है। पंजाब में सिख भी हैं, पंजाब में हिंदू भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, और ये सारी कम्युनिटीज बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से इतने सालों से रह रही थी। यहाँ पे कोई वायलेंस का कोई प्री हिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे जो हिंदू हैं वो मर्चेंट हैं, मनी लेंडर्स हैं, और पूरे ही पंजाब में किसानों के साथ उनके अच्छे खासे रिलेशंस हैं और उठना बैठना, इंटर डाइनिंग हो रही है, शादियां हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप काफी क्लोज है। तो अगर कोई एक अलायंस फॉर्म हो सकती है तो वो सिखों और हिंदुओं की अलायंसेस हो सकती है। दूसरी बात समझिए कि जो फार्मर्स हैं ये दोनों ही पार्ट में है, ईस्ट पंजाब में भी है और वेस्ट पंजाब में भी है। एंड दैट इज द रीजन कि ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है कि हाँ ईस्ट पंजाब छोड़ के वेस्ट पंजाब जाया जा सकता है। साथ ही साथ 1900 तक आते आते सरकार ने कैनाल कॉलोनीज स्टैब्लिश करी हुई हैं।
अब कैनाल कॉलोनीज क्या है कि नदियों के जो हमारी इंडस और 5 नदियां हैं उनमें कैनाल्स बनाए गए हैं और उन कॉलोनीज में स्पेशली फ्रॉम द ईस्टर्न पंजाब लोगों को इंसेंटिवाइज किया गया है कि आप माइग्रेट होकर वेस्ट पंजाब में आइए और यहां पे सेटल होइए, जमीनें खरीदिए, खेती करिए। तो दैट इज द रीजन कि ईस्ट और वेस्ट पंजाब दोनों ही बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, इंटरमिंगल्ड है और इनको इस तरीके से सेपरेट कर पाना आसान नहीं होने वाला है। साथ ही साथ उनके जो रिलीजियस जो प्लेसेस है, जैसे कि अमृतसर आ रहा है ईस्टर्न साइड में और वहीं ननकाना साहिब जो है वो आ रहा है वेस्टर्न साइड में। तो कोई भी यहाँ पे पार्टीशन नहीं चाह रहा है। इनफैक्ट काफी टाइम तक पंजाब डिनायल मोड में है कि हाँ शायद ये पार्टीशन होना ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं होगा पार्टीशन। जब पार्टीशन की बात उठ भी गई, जब रूमर्स चल भी रहे थे, इवन देन जो पहला ऑप्शन उनके पास था, दे सेड कि हाँ वी इंसिस्ट टू स्टे, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। देन एक और डिमांड आई कि चलो ठीक है, अगर पार्टीशन हो रहा है तो ये जो पार्ट है इसको एक अलग देश बना दो, खालिस्तान बना दो। बट ये जो आर्गुमेंट है ना ही ये कांग्रेस ने सुना, ना ब्रिटिशर ने सुना और ना ही जिन्ना ने सुना। तो इस आर्गुमेंट पे भी कोई एक्शन एज सच नहीं हुआ है। तो ओवरऑल पंजाब पार्टीशन नहीं चाह रहा है और पंजाब में स्पेशली सिख और हिंदू जो हैं इनका माइंड मेकअप कहीं भी नहीं है कि हाँ पार्टीशन होगा या होना चाहिए। और शायद यही कारण है कि पंजाब में इतना भीषण वायलेंस हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसा माइंड मेकअप नहीं है, कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं। क्या किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि पंजाब में ऐसा होने वाला है? तो जैसे ही जून में ये पार्टीशन प्लान की बात हुई थी, वैसे ही पंजाब के गवर्नर इवान जेनकिंस ने गवर्नर जनरल को ये बात बोली कि हाँ सर एक बार प्लीज रिकंसिडर कर दीजिए, राइट, पार्टीशन यहाँ पे आसान नहीं होने वाला है। देन जब 30 जुलाई को ये फ्रीडम विद पार्टीशन की बात उठी, उसी समय पंजाब में कोई खुशी नहीं है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है, इनफैक्ट एंगर, गुस्सा दिखाई दे रहा है। तब भी इवान ने ये बात रखी कि हमें बहुत सारे सैनिक चाहिए होंगे, ज्यादा ट्रूप्स चाहिए होंगे ताकि हम इस सिचुएशन को यहाँ पे संभाल सकें। नाउ जब ये डेट नजदीक आने लगी तो 1 अगस्त को पंजाब बाउंड्री फोर्स की स्थापना हुई। इसको लीड कर रहे थे टी.डब्ल्यू. रीस और इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी कि इस तरह के किसी भी वायलेंस को रोका जा सके। ये जो बाउंड्री फोर्स बनाई गई है ये पूरी तरह से नाकामयाब रही और 1 सितंबर को ही विदिन 1 मंथ इसको डिसबैंड कर दिया गया। पूरी तरह से जिम्मेदारी आ चुकी थी पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर और पाकिस्तान सरकार के ऊपर। तो पंजाब में जो वायलेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त के आसपास जब डिक्लेयर हो गया कि हाँ इस तरीके का पार्टीशन हो रहा है, देन ये वायलेंस रोक के नहीं रुका। पार्टीशन के डिक्लेरेशन के बाद कई सारी दिक्कतें थी। सबसे पहली डिमांड थी कि गुरदासपुर इंडिया में क्या कर रहा है, उसे पाकिस्तान में होना चाहिए था। दूसरा, ननकाना साहब इंडिया में क्यों नहीं है, पाकिस्तान में क्यों है, ये सवाल सिखों का था। तो यहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हुआ। अगर हम ईस्टर्न पंजाब की बात करें तो यहाँ पे हिंदुओं और सिख के आर्म्ड बैंड मुस्लिम्स पर अटैक करने लग गए और बहुत सारे मुस्लिम्स को यहाँ पे मारा जाने लगा। बहुत सारे मुस्लिम्स को अब माइग्रेट करना पड़ा टुवर्ड्स पाकिस्तान। सेम यही सीन हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न पंजाब में देखने को मिल रहा है, जहां पर हिंदुओं पे अटैक हो रहा था और ये पूरा ये डर का माहौल क्रिएट हो गया। अगर कोई चाहे भी कि हाँ मुझे इंडिया में ही रुकना है या पाकिस्तान में ही रुकना है, पर ये जो डर का माहौल है, जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, इनसिक्योरिटी का माहौल है, ये कहीं ना कहीं परिवारों को मजबूर कर रहा है कि आपको निकलना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं लालच भी है कि हाँ अगर ये अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, ये खेत हमारे हो जाएंगे। तो इसमें लालच भी है और गुस्सा भी है और रिवेंज भी है कि हाँ आपने इंडिया में हमारे साथ ऐसा किया तो हम पाकिस्तान में आपके साथ ऐसा करेंगे, पाकिस्तान में अगर ऐसा हो रहा है तो इंडिया में हम आपके साथ ऐसा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी भावनाएं मिलके भयावह वायलेंस का रूप ले लेंगी और जगह जगह हमें वायलेंस देखने को मिलेगा। परिवारों को जो मिलेगा, अगर जो है उन्हें कहीं छोटे से बक्से में सारी चीजें सर पे रख के लेके जाना है और पैदल ही जाना पड़ा तो वो पैदल ही फैमिली के साथ निकल देंगे। अगर बैलगाड़ी मिल गई, अगर ट्रेन मिल गया, अगर कोई सैनिक मिल गया साथ में एक्सकॉर्ट करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस मास पे ये हो रहा है, आप देखेंगे कि 7 मिलियन जनता ऑलमोस्ट ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान माइग्रेट करेगी और 7 मिलियन जनता ऑलमोस्ट वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान माइग्रेट करेगी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट मास माइग्रेशन एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री, राइट। और इसको मैनेज कर पाना, ये 50,000 फोर्सेस जो ट्रूप्स बनाए गए थे, ये उनके बस का नहीं है, अभी किसी सरकार के बस का भी नहीं रहा। नेहरू आसपास ट्रैवल करेंगे, इसकी देखरेख करने की कोशिश करेंगे, बट अब ये नेहरू के हाथ में भी कहीं ना कहीं नहीं रहा है। जिन्ना तो आएंगे ही नहीं, जिन्ना सिर्फ एक बार आएंगे लाहौर की तरफ, अदरवाइज वो पूरा टाइम कराची में ही रहेंगे। और लाहौर भी जब वो आए हैं तो पर्दा नशीन होके आए हैं, किसी को पता नहीं है कि जिन्ना वहां पे आए हुए हैं, राइट। ये समय वो है कि हाँ लोग अब गांधी जी और नेहरू जी को याद कर रहे हैं पाकिस्तान में कि अगर वो लीडरशिप होती तो शायद कुछ और ही बात होती। तो इस पूरे जो है वायलेंस में कुछ नहीं तो 1,80,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें 60,000 वेस्ट साइड मारे गए हैं वेस्ट पंजाब में और 1,20,000 ईस्टर्न पंजाब में मारे गए।
राइट। ये फिगर्स जो हैं, ये फिगर्स अगेन इंडिकेटिव फिगर्स हैं और शायद जो रियल फिगर होगा, रियल फिगर इससे भी कहीं ज्यादा होगा। ट्रेन्स में भर भर के लाशें आ रही हैं, जो भीड़ जा रही है, तो भीड़ के साथ में जो है, भीड़ के पास में कहीं झाड़ियों में लोग छुपे हुए हैं कि जैसा मौका मिलेगा इन लोगों को हम मार देंगे। जो ट्रेन्स भी आ रही हैं, ट्रेन्स के डब्बों में लाशें भरी हुई हैं। तो ये जो सीन है, ये शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, राइट। और जो है ये इससे ज़्यादा हैवानियत, इससे ज़्यादा जो है दर्दनाक सीन शायद भारत ने इसके पहले ना कभी देखा था, और जो है भगवान करे कि हमें आगे भी ऐसा कोई सीन ना देखना मिले। खैर, पंजाब वायलेंस वॉज फॉलोड बाय दिल्ली मासकर। ये जो रिफ्यूजीज, बहुत सारे मुस्लिम रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान से आ रहे थे, उन्होंने शरण ली दिल्ली में, और दिल्ली में भी वो सेफ नहीं थे। दिल्ली में ही भयंकर मारपीट हुई, भयंकर वायलेंस हमको देखने को मिला। मीनवाइल बंगाल में भी वायलेंस री-इरप्ट हुआ, बट बंगाल की सिचुएशन कुछ और है। तो बंगाल में इतना वायलेंस नहीं होने वाला है, इस बात को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा और गांधी जी को थोड़ा सा ट्रेस करना पड़ेगा। तो जब अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन किया था, वापस उसी मुद्दे पे आते हैं, और जब बंगाल में अच्छा खासा वायलेंस हो गया था, तब गांधी जी ने तुरंत एक्शन लिया और अपना आश्रम और सब कुछ छोड़ के, सारा काम छोड़ के वो पहुंच गए बंगाल। पूरे ट्रांसफर ऑफ पावर के दौरान गांधी जी का जो टाइम स्पेंड हुआ है वो बंगाल में स्पेंड हुआ है, और बंगाल में भी गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों को समझाया है, लोगों से मिले। अपना आश्रम छोड़ के वो एक छोटी सी कुटिया में जो है उन्होंने गैर बसर किया है, गांव में जाकर रहे हैं, उन मुस्लिम कम्युनिटी, उन हिंदू कम्युनिटीज के साथ रहे हैं, और उनको समझाया है कि हाँ जो है वायलेंस से कुछ भी अचीव नहीं होगा। और गांधी जी का बंगाल में होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी बंगाल की, सबसे बड़ा वरदान था बंगाल के लिए कि दोबारा हमें बंगाल में ऐसा वायलेंस देखने को नहीं मिला। जब बिहार में वायलेंस स्टार्ट हुआ अक्टूबर 1946 में, उस समय गांधी जी बंगाल में ही थे। पहले तो गांधी जी को यकीन नहीं हुआ, पहले उन्हें लगा कि र्यूमर है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार में सरकार कांग्रेस की थी। लेकिन जब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं ये भी सत्य है, तो आफ्टर सम टाइम जब भी उन्हें मौका मिला वो बिहार भी पहुंचे, और बिहार में भी उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश करी। इसके बाद वो कुछ समय के लिए दिल्ली भी गए, और दिल्ली में स्पेशली जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं पंजाब से बहुत सारे, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी वहां पे काम किया और लोगों को समझाने की कोशिश करी कि हाँ रिवेंज से कुछ नहीं होगा, हमें प्यार मोहब्बत से इस पूरे मोमेंट को संभालना होगा। लगभग आजादी के 2 हफ्ते पहले वो दिल्ली से निकलते हैं और जाते हैं कश्मीर। 4 दिन उन्होंने कश्मीर में भी स्पेंड किए हैं, और वहां से उन्होंने वापस सीधे कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली है, और 13 अगस्त को, आजादी के ठीक 2 दिन पहले 13 अगस्त को वो कलकत्ता में मौजूद है वापस। कलकत्ता में होने का रीजन ये भी है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है आजादी के दिन फिर से कहीं कोई वायलेंस ना हो जाए, तो उनका कलकत्ता में होना इस समय उन्हें लग रहा है कि काफी जरूरी है, वरना उन्होंने अब तक जो भी शांति जो है व्यवहार क्रिएट किया है बंगाल में, कहीं ना कहीं वो मिस ना हो जाए। तो 13 अगस्त को वो वापस कलकत्ता पहुंचते हैं। 15 अगस्त को आजादी होती है। The day that not only changed our geography but began a sparkling new history. A day when Indians could cry Bharat Mata ki jai without fear of punishment. और वो रियलाइज करते हैं कि बंगाल में, स्पेशली कैलकाटा में, हिंदू मुस्लिम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी को। उन्हें ये देख के बहुत खुशी होती है। हालांकि उन्होंने किसी भी प्रेस को ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया है अपना आजादी को लेके, लेकिन उनका मैसेज देने का अपना ही स्टाइल है। उन्होंने अपनी एक प्रेयर मीटिंग रखी है, साथ ही साथ 15 अगस्त को फास्ट रखा है, और उस मीटिंग को अटेंड करने कुछ नहीं तो 10,000 से 30,000 लोग आते हैं गांधी जी से मिलने। तो ये था जादू गांधी जी का कलकत्ता में। नाउ जब एक तरफ पंजाब में हम इतने वायलेंस की बात कर रहे हैं, उस दूसरी तरफ ऑलमोस्ट 15 दिन तक, आजादी के 15 दिन तक कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। फ्रेश वायलेंस इरप्ट होता है ऑलमोस्ट 31 अगस्त को नोआखली में, और फिर कैलकाटा में एक हिंदू यूथ है जिन्हें मुस्लिम्स मार देते हैं, और तब जो है गांधी जी यहाँ पे फिर 2 सितंबर को रखते हैं फास्ट। तो 2 सितंबर को गांधी जी अपना फास्ट स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे उनकी शर्त है कि जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि हाँ ऐसा वायलेंस दोबारा नहीं होगा, तब तक वो इस फास्ट को बंद नहीं करेंगे। तो ये आमरण अनशन जैसा फास्ट उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। नाउ अब जैसे ही उन्होंने फास्ट रखा, लोगों ने कहा, उनके नजदीकी लोगों ने कहा कि सर गुंडों के खिलाफ क्या ही फास्ट रख रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। बट गांधी जी ने कहा कि मुझे भरोसा है, और मुझे अपना जो मैं कर सकता हूं, अपनी तरफ से जो मैं कर सकता हूं, मैं जरूर कोशिश करूंगा। एंड सरप्राइजिंगली अगले ही दिन बहुत सारे जो हिंदू साइड के गुंडे और मुस्लिम साइड के गुंडे, दोनों ही कम्युनिटी के गुंडे आते हैं और जो है अपने हथियार सबमिट कर देते हैं और माफी मांगते हैं कि सर हमसे गलती हो गई। ये भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। उसके बाद कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स, हिंदू महासभा के बहुत सारे लीडर्स और जो है मुस्लिम लीग के बहुत सारे लीडर्स आके उनसे माफी मांगते हैं और एश्योर करते हैं कि दोबारा वायलेंस नहीं होगा। तो ये 3 दिन व्रत के बाद ये जो वायलेंस है, ये वायदा कर दिया गया है कि दोबारा यहाँ पे बंगाल में आपको वायलेंस देखने को नहीं मिलेगा।
माउंटबेटन इस पे कमेंट करते हैं कि पंजाब में जो 50,000 सोल्जर मिलकर नहीं कर पाए, एक निहत्थे आदमी ने कलकत्ता में, बंगाल में उस चीज को अचीव कर लिया सिर्फ एक फास्ट के दम पे। तो यहाँ पे एक सक्सेसफुल फास्ट करने के बाद गांधी जी जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि बंगाल की सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में है, तब वो डिसाइड करते हैं कि वक्त आ चुका है पंजाब चलने का। 7 सितंबर को निकलते हैं दिल्ली के लिए ताकि वो आगे पंजाब जा सकें। और जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि पंजाब से पहले उन्हें दिल्ली सॉल्व करना पड़ेगा। दिल्ली में सिचुएशन और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है। यहाँ पे जो मुस्लिम्स रह रहे हैं दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं परसिक्यूट करे जा रहे हैं बाय द रिफ्यूजीज, बाय द अदर कम्युनिटीज। यहाँ पे कुछ नहीं तो 137 मस्जिद तोड़े जा चुके हैं। मुस्लिम्स को जाके शरण लेनी पड़ी है पुराना किला में और हुमायूं के मकबरे में। तो गांधी जी रियलाइज करते हैं कि ये जो अवस्था है यहाँ पे, सबसे पहले उनको इसको हैंडल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे वो पीस स्टैब्लिश नहीं कर पाए तो पंजाब जाने का कोई मतलब नहीं है। तो अगले 2 महीने गांधी जी का समय बीतेगा कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से भी जाके मिलेंगे, उनको ढांढस बंधाएंगे और साथ ही साथ जो बाकी कम्युनिटीज हैं उनसे भी मिलेंगे। हिंदुओं से मिलेंगे, जो सिख कम्युनिटी है वहां पे जो रिफ्यूजीज हैं उनसे मिलेंगे, आरएसएस से उनकी मुलाकात होगी। आरएसएस कहीं ना कहीं उनको इंप्रेस करता है बिकॉज आरएसएस इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड बॉडी। बट जो चिंता का विषय है गांधी जी के लिए कि आरएसएस सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर ज्यादा ही इमोशनल है और उसी को बढ़ावा देती है। तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक चिंता का विषय है। बट अदरवाइज ही वॉज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय आरएसएस। फिलहाल ही विल ट्राई टू स्टैब्लिश पीस इन दिल्ली और यहाँ पे वो लोगों से आग्रह करेंगे कि हाँ वो पास्ट सब कुछ भूल जाएं, एक दूसरे से रिवेंज लेने की कोशिश ना करें और जल्द से जल्द दिल्ली में पीस स्टैब्लिश करें। मैं पंजाब नहीं जा सकता हूं, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता हूं जब तक मैं वहां पे जाके ये एग्जाम्पल ना दे सकूं कि दिल्ली में मुस्लिम्स जो रह रहे हैं या जो दूसरी कम्युनिटीज रह रही हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं और उनको कोई भी खतरा नहीं। तभी इस तरह की डिमांड में जाके पंजाब और पाकिस्तान में कर पाऊंगा बाकी कम्युनिटीज के लिए, हिंदुओं के लिए, सिख के लिए। तो उनका जो समय बीत रहा है, ये बीत रहा है अब दिल्ली में और वो पंजाब यहां से नहीं जा पाए। अब जनवरी में फ्रेश वायलेंस स्टार्ट होता है। जनवरी में फिर से मुस्लिम्स पे अटैक होना चालू हो जाता है और 13 जनवरी को गांधी जी डिसाइड करते हैं कि उन्हें फिर से एक और फास्ट रखना पड़ेगा, एक आमरण अनशन रखना पड़ेगा। इस बार उनकी 3 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड है पाकिस्तानी सरकार के लिए कि वहां पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका ध्यान रखा जाए, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करी जाए। दूसरी जो डिमांड है वो भारत के लोगों के लिए है कि वो लोग शांति स्थापित करें हर जगह, खाली दिल्ली में नहीं बट हाँ हर जगह शांति स्थापित करें। और तीसरी डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो स्टर्लिंग बैलेंस है जिसका शेयर पाकिस्तान को देना है वो कहीं ना कहीं तुरंत रिलीज कर दिया जाए। तो गांधी जी की तीसरी डिमांड इसी स्टर्लिंग बैलेंस के बारे में थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो पैसा है इसमें जो भी शेयर पाकिस्तान का बनता है इसको रिलीज कर दिया जाए। अब ये आमरण अनशन ऑलरेडी चालू हो गया। लोग व्याकुल हो गए कि अब कैसे गांधी जी को रोकना होगा, कैसे जो है इस सिचुएशन को संभालना होगा। 15 जनवरी को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पैसा ट्रांसफर कर दिया पाकिस्तान सरकार को। 16 जनवरी को ही कुछ नहीं तो 1000 रिफ्यूजीज ने एक डिक्लेरेशन साइन किया और गांधी जी से वादा किया कि अब हम यहाँ पे शांति बना के रखेंगे। अभी भी ये सेटिस्फैक्टरी नहीं था और 17 जनवरी को एक सेंट्रल पीस कमेटी की स्थापना हुई जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस कमेटी में आरएसएस के मेंबर्स हैं, जमात उल उलेमा है और सिख कम्युनिटी के भी मेंबर्स हैं और इन सारे लोगों ने मिलकर डिसाइड किया 18 जनवरी को एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया गांधी जी को कि दोबारा कोई वायलेंस अब नहीं होगा। ये कहीं जाके गांधी जी को सेटिस्फाई करेगा कि हालांकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उनकी किडनी पे भी फर्क पड़ रहा है और डॉक्टर का मानना है कि जल्द से जल्द ये फास्ट खत्म हो जाना चाहिए। फिलहाल इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन के बाद फाइनली गांधी जी 18 जनवरी को अपना फास्ट खत्म करते हैं। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। लोग अभी भी खुश नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी नारे लगा रहे हैं कि गांधी जी उनके फास्ट के दौरान ऐसे नारे लगा रहे हैं कि गांधी जी मर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ 20 जनवरी को एक बॉम्ब फेंका गया बाय वन ऑफ द सिख रिफ्यूजी मदन लाल जो कि गांधी जी के पास में जाके फटा बट फॉर्चुनेटली उससे किसी को चोट नहीं लगी। 26 जनवरी जो कि आमतौर से पिछले 27 सालों से स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाया जा रहा था, गांधी जी ने प्रेयर मीटिंग रखी और लोगों को बताया कि हाँ किस तरीके के वो 27 साल थे जिसमें हम सारे लोग साथ में रहा करते थे। उस प्यार मोहब्बत को याद दिलाया और आग्रह किया कि आगे भी हम लोग ऐसे ही प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। पर जैसा कि जो है लोग अभी भी खुश नहीं थे। 30 जनवरी वन ऑफ द फैनेटिक नाथूराम गोडसे 30 जनवरी को गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी। नाउ ये एक बहुत दुखद समाचार था, प्लस साथ ही साथ जो है एक सेटबैक है पूरे देश के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे लड़ाई झगड़े में हमने अपने बापू को खो दिया था।
नाथूराम गोडसे को तो हालांकि ट्राई किया गया और जो है उनको फांसी दे दी गई। नाथूराम जी ने कहा कि हाँ, उनको ऐसा लगता था कि जो गांधी जी हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और स्पेशली जो आखिरी फास्ट उन्होंने जो पैसा देने की बात कही है, ये कहीं ना कहीं उन्हें यकीन दिला रहा है कि आगे मुस्लिम्स को वो और सपोर्ट करेंगे, और यही सबसे बड़ा कारण था कि हाँ, उन्होंने गांधी जी को गोली मार दी। बट फिलहाल गांधी जी की डेथ के बाद तुरंत ही सरदार पटेल जो 1918 से उनके साथ हैं, हर मूवमेंट में उनका साथ दिया है, उनके साथ खड़े रहे हैं, राइट, वो गुजराती भी हैं और गांधी जी बहुत मानते हैं सरदार पटेल को। तो सरदार पटेल ने तुरंत ही उनकी डेथ के बाद ऑल इंडिया रेडियो पे एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील किया, पीपल नॉट टू थिंक ऑफ रिवेंज बट टू कैरी द मैसेज ऑफ लव एंड नॉन वायलेंस इनशिएटेड बाय महात्मा जी। कि हाँ, अपने दिलों में ये नफरत की भावना, ये बदले की भावना ना रखें, बल्कि जो गांधी जी का प्यार का मैसेज है उसे अपने दिल में बना के रखें और उसी के साथ आगे बढ़ें। ये बहुत ही शर्म की बात है कि ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड हैड टू पे विद हिज लाइफ फॉर द सिंस व्हिच वी हैव कमिटेड। कि हाँ, जो हमारे पाप थे उनकी वजह से जो गांधी जी हैं, जो इस एरा के जो सबसे ग्रेटेस्ट मैन हैं, उनको हर्जाना भुगतना पड़ा और हमें उनसे हाथ धोना पड़ा। We did not follow him when he was alive. Let us at least follow his steps now he is dead. कि हाँ, जब वो जीवित थे तब भले हम उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाए, पर अब वो जब नहीं रहे तब हमें कम से कम उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो ये पटेल जी का मैसेज था और पूरा भारत ही शोक में डूब चुका है। अब तक जो वायलेंस जगह जगह हो रहे थे, एकदम से सन्नाटा छा गया, एकदम से ये सारे वायलेंसेस खत्म हो गए। शाम को उनकी अस्थि प्रवाह करने के बाद इलाहाबाद में नेहरू जी ने भी एक मैसेज दिया। तो नेहरू जी ने कहा कि वी हैव हैड आवर लेसन्स एट अ टेरिबल कॉस्ट। इज देयर एनीवन अमंगस्ट अस नाउ who will not pledge himself after Gandhi's death to fulfill his mission? Indians had now to hold together and fight that terrible poison of communalism that has killed the greatest man of our age. तो कहीं ना कहीं जो है अभी जो माहौल है, अब दुनिया बिफोर गांधी और आफ्टर गांधी काफी बदल चुकी है। ये रियलाइजेशन शायद नेहरू जी को भी है और पटेल जी को भी है कि उनके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी आ चुकी है। अब तक जिनकी तरफ वो देख के एडवाइस मांगा करते थे, अब तक जो ऐसा लगता था कि एक फादरली फिगर है हमारी पॉलिटिक्स में हम लोग को राह दिखाने के लिए, आज वो नहीं रहे। शायद ये जो वायलेंस था, सांप्रदायिक दंगे थे, कहीं ना कहीं ये सब एकदम से शांत हो गए गांधी जी के जाने के बाद। अगर हम वापस नजर डालें इस बात पे कि क्या इन कैजुअलिटीज को रोका जा सकता था, तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। शायद अगर हम ऐसा करते तो शायद फर्क पड़ता। शायद अगर टाइमली अनाउंसमेंट हो गया होता इस पार्टीशन अवार्ड का, रैडक्लिफ ने जो बनाया था, तो शायद काफी फर्क पड़ता। दूसरी बात, शायद साइरिल रैडक्लिफ वाज नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, और अगर किसी एक्सपीरियंस आदमी को ये काम दिया गया होता तो शायद ये बहुत ही उम्दा तरीके से हुआ होता, और स्पेशली अगर उन्हें ठीक ठाक समय दिया गया होता ये काम करने के लिए, तो शायद दिन कुछ और होता। साथ ही साथ गवर्नर जनरल ने 50,000 लोगों की सेना बनाई तो थी इस चीज को हैंडल करने के लिए, बट कहीं ना कहीं ये नंबर भी कम है और ये पूरी तरह से नाकाम रहे। नेहरू जी कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट थे कि हाँ, ब्रिटिश ट्रूप्स को हमें इंडियंस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना है और ब्रिटिश ट्रूप्स को हम इस काम के लिए, इस वायलेंस को रोकने के लिए एम्प्लॉय नहीं करेंगे। दूसरी तरफ यूरोपियन ऑफिसर जो अभी भी पोस्टेड थे, वो बिजी थे अपनी पैकिंग करने में, प्रिपेयर करने में कि हाँ, हमें इंडिया छोड़ के वापस जाना है। कमांडर इन चीफ लॉकहार्ट कहते हैं, शायद इस सिचुएशन को बेटर कंट्रोल किया जा सकता था अगर ये सारे सिविल और मिलिट्री पर्सनल टाइमली दोनों देशों में पोस्ट हो गए होते। अगर टाइमली हमने ये पूरा डिवीजन कर दिया होता, इसको अनाउंस कर दिया होता और पोस्टिंग हो गई होती, तो शायद इसका परिणाम कहीं बेटर होता। अगर ये दोनों सरकारों के बीच में भी कोई इस तरह का समझौता हो गया होता और ये प्लान्ड ऑर्डरली एक्सचेंज होता इन दोनों देशों के बीच में ऑफ द रिफ्यूजीज या फिर जो भी लोग ट्रांसफर होना चाहते थे, तो शायद दिन कुछ और होता। पर शायद का कोई अंत नहीं है। ऑल्टरनेट हिस्ट्री में हम नहीं कह सकते कि हाँ जो है वाकई ऐसा हुआ होता या ना हुआ होता। ये सारी चीज़ होने के बावजूद भी शायद परिणाम यही होता। ये कहा नहीं जा सकता कि इसका क्या वाकई इम्पैक्ट होता। आज हम सीख सकते हैं इन घटनाओं से, आज हम सीख सकते हैं इस पार्टीशन के दर्द से। देखो, भले आज हम सिर्फ इसे डिस्कस ही कर सकते हैं, इस दास्तान को ना ही मैप पे, ना ही डेटा में, ना ही शब्दों में, ना ही लफ्जों में और ना ही फीलिंग्स में बयां किया जा सकता है। ये जिस पे बीती है ये वही समझता है, राइट ना, कि जाके पाऊँ ना फटी बिवाई वो क्या जाने प्रीत पर आई। तो हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इससे सीख ले सकते हैं कि हाँ, ये भाईचारा, ये एक दूसरे से मोहब्बत, ये सोसाइटी में हारमनी कितनी ज़रूरी है और किस हद तक भारी पड़ सकती है अगर यही हारमनी ना हो, किस हद तक हैवानियत हो सकती है अगर यही हारमनी खत्म हो जाए। तो ये था हमारा पहला एपिसोड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और हमसे जुड़े रहिए आगे कहानी के लिए। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय हिंद।